हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको पता है, आज की वीडियो में हम वेक्टर अलजेब्रा की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और आज की वीडियो बहुत इजी होने वाली है। अब मुझे पहले से ही कैसे पता है, क्योंकि आप सभी को पता है हमने 10.2 का जो बेसिक है वो बहुत अच्छे से किया, उस पर हमने काफ़ी टाइम लगाया और जितना टाइम हमने बेसिक पर लगाया, अब बेसिक पर हम लगा चुके हैं, इन्वेस्टमेंट अपनी कर चुके हैं और जो हमारी आउटपुट है, मतलब जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं या हमने लास्ट वीडियो में जो एग्जांपल्स की थी उनमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। अगर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग करना चाहूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है, देखो अभी तक 10.2 में हमने बेसिकली वेक्टर एडिशन पढ़ा था, ठीक है। फिर यूनिट वेक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो वेक्टर्स को कैसे ज्वाइन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, इक्वल वेक्टर्स किनको बोलते हैं ये तो पता था, कैसे करते हैं ये बता दिया, लास्ट में सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली एक्सटर्नली। तो ये सब कुछ हमने उस वीडियो में विद दी हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मैंने आपको हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन बताई थी। क्योंकि अगर आप सीधा फॉर्मूला से याद करते हो वो अलग बात है, बट अगर आप कंसेप्ट को समझ के फॉर्मूला डिराइव करके, मतलब डिराइव करने से मतलब अगर आप फॉर्मूला खुद से बना के याद करते हो तो फिर वो आपको कभी भी नहीं भूलता और आपको एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो आज की आसान सी वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। यहाँ पर 3 वेक्टर्स गिवन है, तीनों मतलब कि हम डिफरेंट डिफरेंट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना, और आपको पता है अगर ये कंपोनेंट फॉर्म है तो ये इसका मैग्नीट्यूड है, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो सेम यहाँ पर करने वाले हैं। तो ए का मॉडुलस जैसा साइन है जो, इसका मतलब मैग्नीट्यूड है, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो विच एम्प्लाइज ए का मैग्नीट्यूड कितना आया, 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 1 कितना आया, √3। तो मतलब ए का मैग्नीट्यूड हमारा कितना आ गया, √3। देखो कितना ईजी है, ठीक है। देखो हो सकता है कि आपको लगे सर ये कोई एक्सरसाइज कोई इसकी कोई वर्थ नहीं है, बट इसकी वर्थ बहुत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इससे बिल्कुल अटैच है चैप्टर 3D ज्योमेट्री। अगर आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँ, देखो हमने डेरिवेटिव्स कर लिया, इंटीग्रेशन भी कर लिया। अगर हम डेरिवेटिव्स ना करें तो इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते। सेम वे से अगर हम वेक्टर अलजेब्रा नहीं करेंगे, चाहे ये इजी है, तो हम 3D नहीं कर सकते। ये छोटे छोटे कंसेप्ट जो हैं ये आपको 3D के बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब सेम वे से बी वेक्टर की बात करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो बी मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 4, फिर 49, फिर 9। तो बी मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 58, 62। तो देख लो कितना ईजिली हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब लास्ट में है हमारा सी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर और अंडर रूट। तो विच एम्प्लाइज सी मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1/3 + 1/3 + 1/3, √3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ताकि परफेक्टली आंसर मैच हो जाए। इसका एलसीएम तो 3 आएगा, तो कितना आ गया, 3/3। अब ये आपस में कट हो गया, तो हमारे पास सी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1। ये बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम्स में ये 1 मार्क में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि 2 वेक्टर्स की एग्जाम्पल दे दो। तो बहुत सिंपल है, सेम मैग्नीट्यूड। देखो अगर आपने लास्ट एग्जाम्पल्स वाली वीडियो देखी है, एग्जाम्पल नंबर 5 आपको याद होगा, उसमें कुछ ऐसा था, ए वेक्टर था i + 2j, बी वेक्टर था 2i + j, और उन्होंने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने को बोला था और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम था। बट हालांकि दोनों डिफरेंट वेक्टर हैं, वहाँ पर ये भी क्वेश्चन था कि ये दोनों इक्वल है, नहीं ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि इनकी सेम डायरेक्शन भी होनी चाहिए।
और वैसे भी कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल नहीं है। तो बहुत सिंपल सी बात है। ये तो देखो एक एग्जाम्पल होगी, देखो मैं आपको इस तरह से करवाने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम्पल को रट्टे मार लो। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप जब भी ऐसी एग्जाम्पल आएगी आप कैसे सोचोगे। आपने क्या करना है, मान लो कुछ भी मन में सोच लो। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर वेक्टर, आप भी अपने मन में लिख लो। जैसे मैं लिखने वाला हूँ 2i + 3j + 4k, मैंने ये लिख लिया। आपने भी कुछ ना कुछ लिख लिया होगा, कुछ भी लिख लेना। अब उसके बाद बी को क्या करना है, आपने आपने इन नंबर्स को ही शफल कर देना है। आपने जो भी नंबर्स लिखे हैं उनको शफल कर दो। जैसे मैंने 4 आगे लिख लिया, 3 वहीं पर रहने दिया, 2 को भी शफल कर दिया। आप 3 को भी, किसी को भी शफल कर सकते हो, बट अल्टीमेट नंबर वही है 2 3 4। इनका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको बताया जस्ट आपके नोट्स के लिए यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, उसके बाद हम एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। अब देखो जो मैंने आपको रफ में समझाया वो लिख के बताया कि टेक एनी वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, देन राइट द अनदर वेक्टर बाय शफलिंग इट्स स्केलर कंपोनेंट्स। मान लो जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं इजीली लेता हूँ i + 2j + 3k। तो इसके स्केलर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, 1 2 एंड 3। तो बी वेक्टर को आप लिख लेना 3i + 1j + 2k, जो मर्जी लिख लो, मैंने वही नंबर लिखा 3 2 1 3 2 1। ठीक है, अब ए का मैग्नीट्यूड देखो, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो कितना आएगा, 1 + 4 + 9। तो कितना आया, √14। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, √9 + 1 + 4 कितना आया, √14। आपके सामने ही है, आपके सामने ही है। बोथ ए एंड बी आर डिफरेंट vectors but have same magnitude। बट उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। देखो अब फिर से मुझे इसको करवाने में 2-3 मिनट या 4 मिनट लग गए होंगे। फिर से वही बात बोलूंगा, सिर्फ सोल्यूशन नहीं देना मुझे, मुझे आपको उस जैसे आपको एक थिंकिंग प्रोसेस देना है, आपको एक थॉट प्रोसेस देना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल बनाना है। तो मैंने आपको वही बताया कि आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्पल आएगी, तो आप कैसे एग्जाम्पल दोगे। अब ऐसा ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल लिखनी है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। अब देखो बीइंग ए टीचर मुझे पता है, बट मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल नहीं चाहता, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे का प्रोसीजर क्या है। अब आपने ये तो पढ़ा होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। अब ये ए वेक्टर है, ये भी 2a वेक्टर है, दोनों वेक्टर डिफरेंट है, सेम तो नहीं है ना। आपको पता है सेम वेक्टर्स में क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पर ऑब्वियस मैग्नीट्यूड जो है डिफरेंट है, मतलब ये डिफरेंट वेक्टर्स हैं, ए और 2a डिफरेंट वेक्टर्स हैं, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। आप चेक कर सकते हो। तो यानी कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी एक वेक्टर लिखो, उसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बट वो नेगेटिव ना हो, क्योंकि वो नेगेटिव होगा तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, वो सेम डायरेक्शन में बोल रहे हैं। तो जो मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखो जो मैंने आपको समझाया, आपको लिख के दिखा दिया। टेक एनी वेक्टर इन अ कंपोनेंट फॉर्म एंड राइट अनदर वेक्टर बाय मल्टीप्लाइंग ए पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव नंबर से करोगे तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, ये भी मतलब कि अब देखो यहाँ से मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि दो वेक्टर, डिफरेंट वेक्टर लिखो जिनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, रिवर्स हो, तो आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मैं एक वेक्टर लिखता हूँ, टेक लेट ए इज इक्वल टू आई + 2j + 3k। तो ठीक है, तो बी वेक्टर नाउ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए लिख दो। तो बी वेक्टर कितना आएगा, 2 × i + 2j + 3k। आपको पता है इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बन जाएगा 2i + 4j + 6k। अब ये दोनों वेक्टर, अब ये दोनों वेक्टर क्या हैं, ए एंड बी बोथ आर डिफरेंट but have same
डायरेक्शन, बट डायरेक्शन क्या है उनकी, सेम है। जैसे देखो ये जो मान लो ये जो मैंने वेक्टर लिखा है i + 2j + 3k, i + 2j + 3k, ठीक है। अब ये मैंने इसका डबल कर दिया, ये वेक्टर ऐसा होगा 2i + 2j + 3k। अब अगर मुझे इसकी रिवर्स डायरेक्शन लिखना होता तो इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई कर देता तो इसकी डायरेक्शन ऐसी होती। तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, जस्ट आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, और मेरा मोटिव यही है कि आप किसी भी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने के काबिल बन पाओ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की बात करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स 2i + 3j एंड xi + yj आर इक्वल। और ये सेम एग्जांपल हमने की थी, फोर्थ एग्जांपल हम लिख देते हैं, टू वेक्टर्स are equal, two vectors are equal if corresponding components are equal। ठीक है। अब आपको पता है, मान लो लेट ए वेक्टर है 2i + 3j और बी वेक्टर है xi + yj। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, क्योंकि ये इक्वल वेक्टर्स हैं, विच एम्प्लाइज x = 2 y = 3, तो कुछ भी मुश्किल इसमें नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ की बात करते हैं, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। किसी वेक्टर के स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स हमें लिखने हैं विद इनिशियल पॉइंट 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5,7। तो सबसे पहले देखो, आपको पता है कि ये एक वेक्टर है, तो 2, 3 और 4 इसके स्केलर कंपोनेंट्स हैं, 2i, 3j, 4k ये इसके वेक्टर कंपोनेंट्स हैं। तो पहली बात तो आपको जो है वो ये पता होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसमें दो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। सबसे फर्स्ट वीडियो में 10.1 का जो बेसिक है उसमें हमने क्या सीखा था कि वेक्टर में दो पॉइंट्स होते हैं, एक इनिशियल, लेट ए कोई पॉइंट है कितना 2,1, अब ये क्या है, इनिशियल पॉइंट है, ये क्या है, इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। अब b -5,7 ये क्या है, टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है। जब आप वेक्टर पूरे अच्छे से सीख जाओगे ना तो ये सब क्वेश्चन आप आसानी से कर दोगे, और हो सकता है कुछ साइंस स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये पहले से ही क्लियर हो। अब आपको पता है ये a है, a कितना है 2,1, ये है -5,7, तो मतलब इनिशियल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसकी डायरेक्शन इधर को है, ठीक है। अब वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स क्या कहता है, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स क्या कहता है, हम ए बी वेक्टर निकालना है तो पीछे से स्टार्ट होंगे, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो बहुत ईजी है। तो ए बी वेक्टर कितना आएगा, ये लिखने का ढंग है इसको, -5 - 2 i कैप + 7 - 1 j कैप। तो ए बी वेक्टर कितना आ गया, -7i + 6j। तो ये हमारा वेक्टर है। नाउ उन्होंने पूछा है, नाउ स्केलर कंपोनेंट्स, स्केलर कंपोनेंट्स आर -7 एंड 6। इसमें कुछ मैग्नीट्यूड ही होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है स्केलर में, वेक्टर में क्या होता है, नाउ वेक्टर कंपोनेंट्स। अब आप मेरे को बताओ वेक्टर कंपोनेंट्स क्या होंगे, आर -7i एंड 6j। ये तो कंपोनेंट फॉर्म है ना, ये वेक्टर कंपोनेंट्स हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ की बात करते हैं, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। सम फाइंड करना बहुत इजी क्वेश्चन है। ए वेक्टर दिया हुआ है i - 2j + k, बी वेक्टर -2i + 4j + 5k एंड लास्ट में i - 6j - 7k। अब वेक्टर्स को ऐड करना मैंने को बताया था बहुत ज़्यादा इजी। दो वेक्टर्स को हम इस तरह से ऐड करते हैं, i में i को, j में j को, k में k को। अब यहाँ पर तीन वेक्टर्स हैं, तीनों को ऐड कर देंगे। तो देखो ए वेक्टर कितना, एक बार ढंग से लिख लेते हैं इसको, ठीक है। बी वेक्टर कितना है, -2i + 4j + 5k। अब ढंग से लिखते लिखते मेरे दिमाग में एक बात आ गई, कई बार ना वैसे ही ईजी सा क्वेश्चन होता है,
बट उसको जानबूझ के ना वो मुश्किल बना देते हैं। कैसे? वो जानबूझ के इसके नंबर्स जो हैं वो शफल कर देते हैं। जैसे अगर मान लो, जैसे अगर चलो एक बार पहले कर लेते हैं इसको, a प्लस बी प्लस सी वेक्टर। तो आई में हम आई को ऐड करेंगे। यहाँ पर कितना है? 1 -2 1 प्लस जे -2 प्लस 4 -6 प्लस के 1 प्लस 5 -7। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1 + 1 2 0 आई -8 + 4 -4 जे 6 -7 के। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये भी हमारा आंसर है। ठीक है, तो जो भी मेरे बातें दिमाग में आ सकती हैं, जितना मैं सोच सकता हूँ कि आपके मन में क्या क्या डाउट आ सकता है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, बहुत इजी क्वेश्चन है। कई बार वो जानबूझ के ऐसे नंबर्स दे सकते हैं, आपको वेक्टर्स दे सकते हैं। मान लो ये वेक्टर ऐसा है, और बी वेक्टर वो जानबूझ के देंगे 2j + k, और सी वेक्टर वो जानबूझ के देंगे k + 2j + 3i। कुछ बच्चे डायरेक्टली जल्दबाजी में ऐसे कर देते हैं, इसको इसमें ऐड कर दिया, इसको इसमें ऐड कर दिया। देखो, हमें पहले ध्यान से देखना है, यहाँ पर आई नहीं है तो मतलब यहाँ पर 0 आई है, और इसको पहले सीधा करना है। आई को पहले लिखना है, फिर जे को, फिर के को। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे, ताकि आपसे कोई छोटी सी मिस्टेक के कारण आपका क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। अब देखो, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू आई + j + 2k। आपको याद होगा, इसकी जैसे हमने एग्जांपल्स भी की थी, एग्जांपल नंबर 6, 7 और 8। काफ़ी अच्छी एग्जांपल्स थी, मैंने को बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला था? यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? विद दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको याद रखने का आसान तरीका ये भी है कि वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से बनता है। तो हमें डायरेक्शन निकालनी है, मतलब वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। यहाँ पर लिख देता हूँ, द यूनिट वेक्टर in the direction of given vector A is given by यूनिट वेक्टर A वेक्टर डिवाइड बाय A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब आपको पता है A वेक्टर कितना है हमारा, I + j + 2k। इसका मैग्नीट्यूड बताना मेरे को कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड बताना मेरे को कितना आएगा, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो 1 + 1 + 4 कितना आ गया? √6। नाउ यूनिट वेक्टर ए कैप, ए वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड, तो कितना आ गया? I + j + 2k डिवाइड बाय √6। अगर आप इसको NCERT से मैच करना चाहते हो तो 1/√6 I कैप, 1/√6 j कैप, 2/√6 k कैप। तो ये हमारा क्या है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर ए। अब इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर वेयर पी एंड क्यू आर पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4 5 6 रिस्पेक्टिवली। अब देखो, पिछले क्वेश्चन में क्या था? वेक्टर हमें गिवन था, उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना था। अब यहाँ पर थोड़े से एफर्ट्स और करने हैं, मतलब पी क्यू वेक्टर भी हमें खुद लिखना है। ठीक है, अब आपको पता है ये आपका पी पॉइंट है और ये आपका क्यू पॉइंट है। मतलब यहाँ पर दो कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। अब P से Q वेक्टर फाइंड करना है, तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल या फाइनल पॉइंट है। तो P Q वेक्टर हम कैसे निकालेंगे? x2 - x1 I कैप, y2 - y1 j कैप, z2 - z1 k कैप। तो P Q वेक्टर हमने निकाल लिया 3i 3j 3k। अब देखो, यहाँ पर पी क्यू वेक्टर निकाल लिया। अब क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर भी निकालना है और उसको हम कैप से लिखते हैं,
तो ऐसा करते हैं, इसको नेम दे देते हैं एक वैसी, लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर 3i प्लस 3j, ये वैसे ही लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर is given by r कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब आर वेक्टर आपके सामने है, अब आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, अंडर रूट। अब देखो ये आर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 9 कितना आएगा 27। तो जस्ट थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ताकि हमारा आंसर परफेक्टली मैच हो सके। तो ये पेयर बाहर आ जाएगा, तो 3√3 इसका मैग्नीट्यूड है। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, आर वेक्टर बाय आर का मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर कितना है हमारा 3i प्लस 3j प्लस 3k डिवाइड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से आप ऐसा करो 3 को कॉमन ले लो, क्योंकि मुझे आंसर जो है परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच करना है। वैसे आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, जस्ट कई बार प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैं फुल सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर इसको मैं फाइनल टच दूँ तो 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप, 1/√3 के कैप। तो ये हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर पी क्यू। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th की बात करते हैं। अब यहाँ पर भी यूनिट वेक्टर की बात हो रही है, तो ये बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर, अगर बताना चाहूँ तो ये बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 8th के जैसे बहुत ईजी है। और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन है यूनिट वेक्टर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर का अगर आपको क्वेश्चन आएगा, यूनिट वेक्टर का अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो वो यही आ सकता है। इसमें मैंने कुछ चेंजेस भी बताए थे, a माइनस बी भी आ सकता है यहाँ पर। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फॉर गिवन वेक्टर्स a 2i माइनस जे प्लस 2k एंड b माइनस आई प्लस जे माइनस के, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। पहले मुझे इस वेक्टर को फाइंड करना है, तो सबसे पहले लेट a वेक्टर 2i माइनस जे प्लस 2k, फिर बाद में बात करेंगे कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप किस तरह से उसको सॉल्व करोगे। तो नाउ a प्लस बी वेक्टर, हमें पता है i में हम i को ऐड करेंगे, j में हम j को ऐड करेंगे और k में हम k को ऐड करेंगे। बस माइनस प्लस में मिस्टेक मत करना, वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है, माइनस प्लस की गलती जो है। 1i 0j 1k ऐसे लिख लो। तो विच एम्प्लाइज a प्लस बी की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, i प्लस के कैप, ठीक है। नाउ लेट इसका एक नेम दे दो, क्योंकि मैं बार बार फिर a प्लस बी लिखना पड़ेगा, i प्लस के। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन में नाउ वो बोल रहे हैं ना कि a प्लस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो, तो इसको मैं नेम सी दे दिया। नाउ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर, ठीक है, इज गिवन बाय c वेक्टर अपॉन c का मैग्नीट्यूड। अब a वेक्टर c वेक्टर आपके सामने है, तो c वेक्टर का मैग्नीट्यूड i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j है ही नहीं है, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, अंडर रूट। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई 1 + 1, दैट मीन्स √2। नाउ c कैप कितना आया, c वेक्टर बाय c वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो c वेक्टर है i प्लस k
डिवाइड बाई √2। अब फिर से अगर आप आंसर को परफेक्टली मैच करना चाहते हो तो i प्लस 1/√2 की। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको और भी किसी तरीके से पूछा जा सकता है, हो सकता है आगे जाके हमें मिल ही जाए। ये क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a माइनस बी वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ 3a प्लस 2b वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ 2a माइनस 3b वेक्टर, कुछ भी आ सकता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है, इसकी डायरेक्शन में निकाल देना है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, इसकी डायरेक्शन में निकाल देना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, इसकी डायरेक्शन में निकाल देना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट वेक्टर का, तो इनको बहुत ध्यान से करना है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर 5i माइनस j प्लस 2k विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। अब हमें यूनिट वेक्टर नहीं फाइंड करना, अब हमें वेक्टर फाइंड करना है। तो ये भी उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, आपको याद होगा एग्जाम्पल नंबर 7। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखो हमें एक वेक्टर फाइंड करना है। अब आपको पता है वेक्टर दो चीज़ों से मिलके बनता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब ये कोई ए वेक्टर है 5i माइनस j प्लस 2k, मुझे इसकी डायरेक्शन में ही कोई वेक्टर और निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है मुझे 8 यूनिट्स, और अगर मुझे इसकी डायरेक्शन मिल जाए तो मुझे ये वेक्टर मिल जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन कितनी है, ये वाली, तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी, यूनिट वेक्टर की हेल्प से। तो अगर इसकी मैं डायरेक्शन निकाल के इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाएगा। बताने को मैं अच्छे से बता सकता हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड इसकी यूनिट वेक्टर निकालो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, बट आपको उसके पीछे की कहानी पता होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को क्रैम मत करो, आप उसको अच्छे से उसका कंसेप्ट समझो। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट बी बी एनी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर 5i minus j plus 2k, let b be any vector in the direction of a given vector has magnitude 8 यूनिट्स। मतलब जो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 8 यूनिट्स। अब जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया रफ में, आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ आपके नोट्स के लिए। अब देखो वही आपको यहाँ बताने की कोशिश की है। नाउ वी हैव टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ बी, बी की डायरेक्शन फाइंड करनी है। बी का मैग्नीट्यूड तो हमारे पास है, और आपको पता है वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हमारे पास है, डायरेक्शन कैसे आएगी, डायरेक्शन ऑफ ए निकाल के। नाउ लेट लिख लो, ऐसे ए वेक्टर में लिख तो दिया, ए वेक्टर कितना है 5i माइनस j प्लस 2k। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि हम यूनिट वेक्टर क्यों निकाल रहे हैं, ताकि मेरे पास ए की डायरेक्शन आए, ए की डायरेक्शन आते ही मेरे पास बी वेक्टर आ जाएगा। नाउ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर is given by ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ए का मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं। ये रहा ए वेक्टर, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, अंडर रूट। कितना आ गया यहाँ पर 25, फिर 1 + 4, तो कितना आ गया √30। देयरफॉर यूनिट वेक्टर कितना आया, ए वेक्टर बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5i माइनस j प्लस 2k डिवाइड बाय √30। थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं इसको, 5/√30 i कैप माइनस 1/√30 j कैप 2/√30 k कैप। अब फिर से बता दूं आपको, ये क्या है यूनिट वेक्टर, ये क्या है यूनिट वेक्टर, इसको हम क्या बोलेंगे,
इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अगर डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर मिल गई मुझे, यहाँ पर मैं फिल कर दूंगा और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। अब उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हमने डायरेक्शन ऑफ ए निकाल ली। अब आपको पता है देयरफॉर बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो बी वेक्टर कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 8, 5/√30 आई कैप माइनस 1/√30 जे कैप 2/√30 के कैप। तो इसको ढंग से लिख लेते हैं, 8 5 40/√30 आई कैप, 8/√30 जे कैप, 16/√30 के कैप। तो ये हमारा क्या रिक्वायर्ड वेक्टर। अब इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, इस यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट तो यूज़ हुआ, बट यहाँ पर हमें एक और वेक्टर निकालना था जिसका मैग्नीट्यूड 8 गिवन था, बट डायरेक्शन गिवन नहीं थी। तो डायरेक्शन के बारे में क्या बताया था कि वो किसी खास वेक्टर की डायरेक्शन में, मतलब ए वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो मैंने ए वेक्टर की डायरेक्शन निकाल ली, मतलब उसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्शन को मैग्नीट्यूड से, तो अल्टीमेटली हमें अपना वेक्टर जो है वो मिल गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। शो दैट दी वेक्टर्स 2i - 3j + 4k एंड -4i + 6j - 8k आर कोलिनियर। अब कोलिनियर वेक्टर का कंसेप्ट समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं 10.1 के बेसिक में। अब 10.1 के बेसिक में हमने क्या सीखा था कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उसको कोलिनियर बोलते हैं। अब आपके मन में वहाँ पर भी डाउट था कि सर पैरेलल वेक्टर्स को हम कोलिनियर कैसे बोल सकते हैं। अब ये पैरेलल वेक्टर्स हैं ए और बी, तो इसमें कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स का यूज़ करके मैंने आपको बताया था इस वेक्टर को उठा के मैं यहाँ पर भी रख सकता हूँ, यहाँ पर भी रख सकता हूँ। तो दोनों ही सिचुएशन में ये एक ही लाइन में आ गए, मतलब ये वेक्टर्स क्या हैं, कोलिनियर। अब वहाँ पर अगर आपने वो वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया था कि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। ठीक है, आपको दिख ही रहा है, इसको मैं उठा के यहाँ पर लिख सकता हूँ। अब इनकी डायरेक्शन उल्टी है, बट तो भी इसको उठा के मैं ऐसे रख सकता हूँ, तो ये भी क्या है, कोलिनियर। अब ये सिचुएशन भी हो सकती है, इसका मैंने मैग्नीट्यूड डबल कर दिया, डायरेक्शन सेम है, इस वेक्टर को उठा के मैं इसके आगे लिख देता हूँ, ये भी कोलिनियर है। तो वहाँ से मैंने एक रिजल्ट बनाया था कि अगर a इज इक्वल टू लैम्डा बी, मैं वेक्टर्स को ऐसे फॉर्म में लिख पाऊँ, दो वेक्टर्स को ऐसे लिख पाऊँ वे लैम्डा इज एन स्केलर, तो वो वेक्टर्स क्या होंगे, कोलिनियर। फिर से वही बात, कोलिनियर वेक्टर्स का कंसेप्ट हमने यहाँ पर सीख लिया कि किन को बोलते हैं, एक ही लाइन में हो या पैरेलल हो। उनको प्रूव कैसे करेंगे, ये वो फॉर्मूला है 10.1 में, आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर बहुत ईजी है, तो लेट इनको नेम दे देते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i - 3j + 4k। अब बी वेक्टर -4i + 6j - 8k। अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ तो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के मल्टीपल्स होंगे, कोई भी हो सकता है किसी का। अब ये आपके सामने है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो मैं नाउ बी वेक्टर को लिखता हूँ, दोबारा लिखते हैं -4i, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे मुझे देखते सार पता है कि ये कोलिनियर है। अब बी वेक्टर में से ना 2 को कॉमन ले लो, -2i + 3j। देखो फिर से वही बात आ गई, हो सकता है कुछ बच्चों को आता हो, उनको लगेगा कि सर आप फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर मैं टीचर बन के इसको करवा दूंगा, अगर मुझे खुद ही सब सारे चैप्टर्स करने हों, अगर मुझे खुद ही सारे चैप्टर्स करने हों, तो मैं आपको इतना एक्सप्लेन करूंगा ही नहीं, मैं तो खुद जल्दी जल्दी में कर लूँगा। बट मुझे आपको साथ में लेके चलना है। अगर मैं आगे निकल गया तो हमारा और आपका हाथ जो है या साथ जो है वो टूट जाएगा, और फिर वो लर्निंग नहीं हो पाएगी जो मैं आपको करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं 2 जानबूझ के कॉमन लिया, मुझे भी पता है यहाँ से -2 कॉमन ले सकता था, मैं जस्ट आपकी तरह सोचता हूँ। मैंने 2 कॉमन मैंने आपको क्या बताया कि 2 कॉमन आ रहा है, यस आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया। अब ध्यान से देखो 2 3 4 2 3 4 यहाँ पर भी है। अगर मैं यहाँ से माइनस को भी कॉमन ले लूँ तो अंदर आएगा 2i - 3j + 4k। ठीक है, इनको नंबर दे देते हैं, इनको नंबर दे दो 1।
अब आपको पता है ये 2i माइनस 3j4 के मतलब ये क्या है, ए वेक्टर है, -2 ए वेक्टर, यहाँ पर आप लिख लेना यूजिंग 1। तो देयरफॉर यहाँ पर आप लिख दो बी वेक्टर इज इक्वल टू -2 ए वेक्टर। आपको पता ही है वेयर -2 इज एनी स्केलर, ये कोई भी कांस्टेंट ही है। तो बी वेक्टर इज, जस्ट आपकी नॉलेज के लिखता हूँ, स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर। बी वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर, देयरफॉर बोथ आर पैरेलल, therefore both are parallel, therefore A and B are कोलिनियर वेक्टर्स, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स को ही हम कोलिनियर बोलते हैं। तो देखो जस्ट मैंने देखो हमेशा क्या बताया, अब क्या याद रखोगे, दो वेक्टर्स। मैंने पैरेलल का कंसेप्ट इसलिए यूज़ किया कि डेफिनेशन में यही यूज़ किया गया है, और आगे जब आपको क्वेश्चन भी आएंगे कि दो वेक्टर्स पैरेलल है कैसे प्रूव करेंगे। तो मैंने दोनों में देखा कोई कॉमन आ रहा है, यस यहाँ से आ रहा था 2, -2 कॉमन आ रहा है, तो -2 कॉमन लिया तो ये ए वेक्टर ही बन गया। दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं, तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, कोलिनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th की बात करते हैं। फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर i + 2j + 3k। अब देखो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों को ये लगता है ना कि सिर्फ फॉर्मूला ही हम क्रैम कर लेते हैं, हमें इतना बेसिक में जाने की क्या जरूरत है, देखो 12th के बाद 13 आएगा और 13th के बाद 14th क्वेश्चन आएगा। अब 12th और 13th क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्टली एंड सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, बट जो 14th क्वेश्चन है ना आगे जाके अब जब आपको आएगा, अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा डायरेक्शन कोसाइंस का तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब देखो मैं आपको वहीं पर बताऊंगा, ठीक है। ये डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस हैं। आपको पता है अगर कोई पॉइंट P है XYZ, तो XYZ क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअली डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला है, L = cos α x/r, M = y/r, N = z/r, और ये स्टैंडर्ड नोटेशंस होती हैं। XYZ क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स, और R क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली हम पहले डायरेक्शन कोसाइंस ही फाइंड करते हैं। तो मैं आपको 14th क्वेश्चन में एक्चुअली में बताऊंगा। वैसे ये सब कुछ हम 10.2 में नहीं हमने पढ़ा था, ये 10.1 में हम पढ़ के आए हैं। वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से विजुलाइज करवाया था कि इसके पीछे की कहानी है, और मैंने कुछ सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपको समझाने की भी कोशिश की थी कि एक्चुअल में पॉइंट स्पेस में कैसे होता है और वो इन एक्सिस के साथ किस तरह से एंगल बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं let a vector is equal to I + 2j + 3k। इसे कोऑर्डिनेट्स लिख लिया करो, whose coordinates are 1 2 3। आपको पता है ये कंपोनेंट फॉर्म है, उसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, 1 2 3, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है डायरेक्शन। अगर रेशियोज फाइंड करने होते तो 1 2 3 इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस हमें फाइंड करने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए आपको पता हमारा जो फॉर्मूला है वो L = x/r, M = y/r, N = z/r, सभी में r है। तो हम सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। नाउ इसको हम क्या बोलेंगे, r, ठीक है। I के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, J के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, K के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर। क्वेश्चन बहुत इजी है। तो विच एम्प्लाइज r कितना आ गया, 1 + 4 + 9, तो कितना आ गया, √14, ठीक है। तो अब आपको पता है हमारे कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 1 2 3, और r हमारे पास पता है कितना है, 14। और यहाँ मैंने बताया था आपको XYZ के कोऑर्डिनेट्स हैं, r क्या है, मैग्नीट्यूड। तो सब कुछ हमें पता है। तो नाउ वी नो L = cos α x/r। अब x कितना है हमारा, 1, r कितना है हमारा, √14। सेम वे से m cos β y/r, ठीक है। मैं वैसे इसकी cos α cos β की कुछ जरूरत नहीं है, बट वैसे ही मैं आपको लिखने की आदत डाल रहा हूँ।
तो 2/√14 n इज इक्वल टू कॉस गामा z/r। अब z कितना है 3, r कितना है √14। तो ये हमारे क्या है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कंबाइन लिख लेते हैं r 1/√14, 2/√14, 3/√14। और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, हमने बहुत ईजिली इसको सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13th की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 13th की बात कर लेते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स a 1 2 एंड -3 एंड b इज इक्वल टू -1 -2 1 डायरेक्टेड फ्रॉम a टू b। अब देखो ये भी डायरेक्शन कोसाइंस का क्वेश्चन था, ये भी डायरेक्शन कोसाइन का क्वेश्चन है। यहाँ पर वेक्टर हमें पहले से गिवन था, अब यहाँ पर वेक्टर जो है वो हमें खुद से बनाना है। आपको पता है ये देखो, ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। -1 -2 1 और ए कितना है 1 2 -3। अब आपको बताइए क्या है ए टू बी, मतलब इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होने वाली है। और ये कौन सा कंसेप्ट यूज़ होने वाला है? देखो सभी कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं है कौन सा कंसेप्ट कहाँ पर यूज़ हो जाए। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज़ हो रहा है वो वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स हो रहा है। ये 2 पॉइंट्स को मिलके एक वेक्टर बनेगा। अब वेक्टर मिलते ही हम इसको इसी तरह से सॉल्व कर देंगे जिस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब ए टू बी है तो कैसे वेक्टर मिलेगा हमें? ए बी वेक्टर x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप, z2 - z1 k कैप। तो ए बी वैक्टर कितना आ गया? -2 i कैप, -4 j कैप, माइनस माइनस प्लस तो कितना आएगा 4 k कैप। अब जस्ट इस वेक्टर का एक नेम रख लेते हैं, या ऐसा करो या ऐसा करो। अब देखो ये हमें एक वेक्टर मिल गया, मतलब ये 3D सिस्टम में हमें एक वेक्टर मिल गया ए बी। ये ए था, ये बी था, तो ये एक वेक्टर मिल गया। अब इस जो वेक्टर का कुछ एंगल इसके साथ भी होगा, कुछ एंगल इसके साथ भी होगा, कुछ एंगल इसके साथ भी होगा, तो वही हमें डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं वो निकालने हैं। अब लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स। जस्ट आपकी नॉलेज के लिख लेता हूँ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर ए बी आर, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? -2 -4 एंड 4। ठीक है जी। अब ये कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं। अब आपको पता है डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो इस तरह से काम करते हैं कि ये कुछ एंगल बना रहा है अल्फ़ा बीटा और गामा, तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं x/r y/r z/r। एक्स वाई जेड क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स। तभी मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले ऐसा करो, ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, मतलब r। तो i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो विच एम्प्लाइज r कितना आएगा 4, यहाँ पर 16, यहाँ पर 16, तो कितना आ गया 36। तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी आ गई 6। r की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब तो मतलब हमने ये मैग्नीट्यूड जो है वो निकाल लिया। अब इस मतलब कि फॉर्मूला में वैल्यू फिल करनी है, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है L की वैल्यू कितनी होती है, मतलब cos अल्फ़ा x/r। अब ये आपका x है, ये आपका r है, इसको आप कट कर सकते हो, इसको आप कट कर सकते हो, तो कितना आएगा -1/3। सेम वे से m इज इक्वल टू कॉस बीटा, ये कितना होता है y/r, y कितना है -4/6, इसको भी आप कट कर सकते हो, तो कितना आएगा 2 और 3। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई -2/3। अब लास्ट है कॉस गामा z/r। अब z कितना है 4/6, इसको भी कट कर लो, तो 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, तो कितनी वैल्यू आ गई 2/3। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए बी आर, इसके कितने हैं -1/3 -2/3 2/3।
3। तो देख लो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। यहाँ पर जस्ट एक एक्स्ट्रा स्टेप था कि हमें वेक्टर भी खुद से बनाना था। पहले वेक्टर खुद से बनाया और उसके बाद का प्रोसीजर हमें पता ही है, इसका बेसिक भी हमें अच्छे से पता है, इसका फॉर्मूला भी अच्छे से हमें पता है। अब देखो ये सभी क्वेश्चन मैंने इसी फॉर्मूले से किए हैं, मतलब दोनों क्वेश्चन डायरेक्शन कोसाइंस के। अब जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ, अगर आपने इसका बेसिक 10.1 की जो बेसिक वाली वीडियो थी उसमें नहीं पढ़ा तो फिर आपको यहाँ पर क्रैमिंग करनी पड़ेगी। अब ऐसा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले स्टेटमेंट जो है वो लिख लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे पता लगेगा कि आपने बेसिक को कितने अच्छे से किया है। शो दैट द वेक्टर आई प्लस जे प्लस के इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि बेसिक को अच्छे से किया करो। कुछ बच्चे उन बातों को इग्नोर करते हैं कि हमें नहीं बेसिक करना, हमें तो क्वेश्चंस करने हैं, पेपर में हमें क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। चलो ठीक है, देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि पेपर में कभी भी क्वेश्चन जो है वो आपको रखा रखा ही नहीं आएगा कि बच्चों इसके डायरेक्शन को साइंस फाइंड कर दो, बच्चों इसको ऐड कर दो, बच्चों इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। वो हमें खुद से सोचना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हमें खुद से सोचना पड़ेगा कि हमें कौन सा कंसेप्ट लगाना है। अब जैसे पिछले क्वेश्चन की बात करते हैं 13th और 12th की, डायरेक्टली पूछा गया कि डायरेक्शन को साइंस फाइंड कर दो। हो सकता है कि पेपर में आपको एक 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि 2 मार्क में ये क्वेश्चन आ जाए। अब मैंने आपको समझाया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि ये जो ओपी वेक्टर है ये तीनों एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है। ये एंगल भी हमें बनाना आना चाहिए, मतलब इसके पीछे का लॉजिक हमें पता होना चाहिए कि हम किसी भी पॉइंट को 2D सिस्टम में इस तरह से भी लोकेट कर सकते हैं। 2,3 की एक्स इसका 2 है, वाई इसका 3 है, तो 2,3 लोकेट हो गया। और अगर किसी पॉइंट का कुछ डिस्टेंस दिया हो, उसका एंगल दिया हो, तो भी हम कोई पॉइंट जो है वो लोकेट कर सकते हैं इन 2D सिस्टम। सेम ऐसा ही काम हम 3D सिस्टम में करते हैं कि ये जो वेक्टर है ये तीनों एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है। अब उस एंगल का जो फॉर्मूला या पीछे की जो कहानी है वो तो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो हम बेसिक्स वाली वीडियो में कर चुके हैं, बट ये कुछ फॉर्मूलास हमने वहाँ से डिराइव किए थे। ठीक है, अब जिन बच्चों ने डायरेक्शन को साइंस का सिर्फ फॉर्मूला याद किया कि L इज इक्वल टू एक्स बाई आर, M इज इक्वल टू वाई बाई आर, हो सकता है कि वो ये क्वेश्चन आसानी से कर जाएं। उनको लगेगा कि क्यों टाइम वेस्ट करना इस पर। बट यहाँ पर आप आके फंस जाओगे, या तो आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें डायरेक्शन को साइंस वगैरह ही कुछ करना है। बट अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको ऐसी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि देखो ये 3D सिस्टम है, ये होता है y, ये होता है z, और ये बाहर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ ये क्या होता है x। अब हमारा कोई वेक्टर है, हमारा कोई पॉइंट है, या OP वेक्टर लगा लो, इसको OP लिख लेते हैं। कितना है i प्लस जे, वैसे इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है i प्लस जे प्लस के, ये वेक्टर हमें गिवन है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है ये इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है, इसके साथ बीटा, इसके साथ गामा, आपको ये सब कुछ पता है। हमें प्रूव क्या करना है, इक्वली इंक्लाइन टू दी एक्सिस। ये आपकी ओ एक्स है, ये ओ वाई है, ये ओ जेड है। इक्वली इंक्लाइन का मतलब क्या है कि ये सभी के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। मतलब अल्टीमेटली हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों एंगल क्या हैं, सेम है। अगर ये तीनों एंगल सेम है मतलब इसके साथ भी मानो 60 का एंगल है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, मतलब हमें ये प्रूव करना है। और जब आपको पता होगा कि ये डायरेक्शन को साइंस होते हैं, जो एंगल होते हैं, तभी आप गैस कर पाओगे कि ये डायरेक्शन को साइंस का क्वेश्चन है। अदरवाइज क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया कि ये डायरेक्शन को साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो मैंने आपको यहाँ बना मतलब कि बताया रफ में, आपको मैं आपके नोट्स के लिए यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। अब देखो जो भी मैंने मतलब कि रफ में आपको समझाया, यहाँ पर आपको डायग्राम बना के दिखा दी कि ये ओपी वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, अब ये अल्फा इसके साथ एंगल एक्स एक्सिस का एंगल बना रहा है, ये बीटा इसके साथ, और गामा जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि इक्वली इंक्लाइंड, सभी के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। आपको पता है कि यहाँ पर ना हम डायरेक्शन को साइंस की बात कर रहे हैं। मैं सबके डायरेक्शन को साइंस निकालने मतलब कि डायरेक्शन को साइंस इस वेक्टर के निकालने की कोशिश करूँगा। तो भाई क्या मिलेगा, L इज इक्वल टू कॉस अल्फा की वैल्यू, L इज इक्वल टू कॉस बीटा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा की वैल्यू, N इज इक्वल टू कॉस गामा की वैल्यू। अगर ये तीनों वैल्यूज इक्वल आ गई, मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू सेम है, मतलब तीनों एंगल क्या हैं, सेम है। तो ये हमारा प्रोसीजर रहने वाला है। ये हमें तभी पता है क्योंकि हमने बेसिक्स को अच्छे से किया। ठीक है, अब आपको पता है कि ये क्वेश्चन इजी है क्योंकि अब डायरेक्शन को साइंस का ही क्वेश्चन है, अब हमें पता लग गया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओपी वेक्टर कितने हैं भाई इसके, 1 1 1। और आपको बताइए हम क्यों लिखते हैं। अब इसके बाद नाउ
ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सेम वही प्रोसीजर करने वाले, मैं कोई भी चेंज नहीं करने वाला। आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो विच एम्प्लाइज आर कितना आ गया 1 + 1 + 1, दैट मीन्स √3। तो आर हमने निकाल लिया। हम हमेशा इसी तरह से करते हैं। अब इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब आपको पता है नाउ L = cos अल्फ़ा, ये कितना होता है x/r। अब आपकी नॉलेज के लिए मैं लिख देता हूँ, ये हमेशा x होता है, ये हमेशा y, ये हमेशा z। अब x की वैल्यू कितनी है 1, r की कितनी है √3। अब m को निकाल लेते हैं, cos बीटा y/r। y की वैल्यू 1 है, r की √3, cos गामा z/r। z कितना है 1, r कितना है √3। अब आपको पता है अगर मैं तीनों को कंपेयर करूं तो विच एम्प्लाइज cos अल्फ़ा = cos बीटा = cos गामा। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई हैं, =1/√3। अगर ये तीनों वैल्यूज़ मतलब कि सेम है, इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ, इसका मतलब ये तीनों वैल्यूज़ क्या हैं, सेम है। और अगर ये तीनों वैल्यूज़ सेम है, विच एम्प्लाइज अल्फ़ा = बीटा = गामा। और अगर ये तीनों एंगल इक्वल है, मतलब ये जो हमारा वेक्टर है ये सभी के साथ सेम एंगल बना रहा है। अब जस्ट मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, जस्ट आपको लिख के दिखा दिया कि सिंस ओपी मेक्स एंगल अल्फा विद x एक्सिस, बीटा विद y एक्सिस, गामा विद z एक्सिस, तो तीनों एंगल सेम है, मतलब ओपी वेक्टर सभी के साथ सेम एंगल बना रहा है, मतलब ओपी वेक्टर जो है इक्वली इंक्लाइंड है विद OX, OY एंड OZ। अब ये क्वेश्चन हमने इजीली सॉल्व कर लिया, कुछ भी मुश्किल नहीं था। जस्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करना मुश्किल था कि क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया। अगर तो आपको डायरेक्शन को साइंस का बेसिक पता है तो आपको पता है कि ये डायरेक्शन को साइंस की बात कर रहे हैं, अदरवाइज आपको ये क्रैम्प करना पड़ेगा। इसलिए बोलता हूँ कि बेसिक्स को अच्छे से किया करो। मुझे पता है कि एंगल की बात हो रही है, मतलब डायरेक्शन को साइंस की बात हो रही है। अगर वो इक्वल हैं तो मतलब मुझे cos अल्फ़ा, cos बीटा, cos गामा को इक्वल प्रूव करना है, मतलब मुझे अल्फ़ा बीटा गामा को इक्वल प्रूव करना है। उसके लिए मैंने उसकी नॉर्मल डायरेक्शन को साइन की तरह वैल्यू निकाल ली, वो तीनों के आ गई सेम, और अल्टीमेटली हमारा जो आंसर है वो आ गया। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की बात करते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R which divides the line segment joining two points P and Q whose position vectors are I + 2j - k and -I + j + k respectively in the ratio 2:1 internally externally। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो बिल्कुल 11th एग्जाम्पल के जैसा है। आपको पता है ये सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है, ये 10.2 के बेसिक में हमने अच्छे से पढ़ा था, इंटरनली एक्सटर्नली। ठीक है, तो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों का बेसिक में मैं आपको मतलब समझा चुका हूँ कि ये अंदर होता है पॉइंट और ये बाहर से डिवाइड करता है और ये इस तरह से काम करता है। दोनों के फॉर्मूलाज के साथ साथ आपको डायग्राम भी पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को एक्यूरेटली मतलब कर सकते हो, नहीं तो कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है। तो सबसे पहले इंटरनली की बात करते हैं, तो पहले मैं डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो, ये इंटरनली के मैंने आपकी डायग्राम बनाई है कि OP वेक्टर हमें गिवन है, OQ वेक्टर हमें गिवन है, और वो बोल रहे हैं कि OP = मैंने लिख लिया कि OR वेक्टर को मैंने R वेक्टर नेम दे दिया, जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को 2:1 में। अब यहाँ पर फिर से P पहले है, Q बाद में है, फिर 2:1, तो मतलब ये जो रेशो है ये 2 है और ये रेशो कितनी है 1। इस बात का आप ध्यान रखोगे, नहीं तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। मैंने आपको बेसिक में भी समझाया था, यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि इस बात का आप ध्यान रखोगे। हम P से Q जा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है P एंड Q, मतलब P पहले है Q बाद में है, तो 2:2 पहले आएगा 1 बाद में आएगा। तो हमेशा की तरह फिर से हमें फॉर्मूला ये लिखना, ये याद रखना है। तो R वेक्टर = अब कैसे याद रखेंगे, M को उल्टी साइड, तो 2 को उल्टी साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 को हम इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 2 + 1। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, कितना आया -2i + 2j + 2k + i
प्लस 2j माइनस के डिवाइड बाय 3। तो आर वेक्टर कितना आया? देखो पहले ऐसा करते हैं, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों इकट्ठे हो रहे हैं तो आई वाले कंपोनेंट्स जो हैं इकट्ठे कर लेते हैं। -2 + 1 आई कैप, ये देखो आई वाले, ठीक है, यहाँ पर मेंशन करना है, मैं कर देता हूँ, ये देखो आई वाले हैं, ठीक है। सेम वे से ये जे और जे वाले हैं, और लास्ट में ये के और के वाले हैं, ठीक है। तो इकट्ठे करते हैं। जे वाले कौन कौन से हैं? 2 और 2। के वाले कौन से हैं? 2 और -1 डिवाइड बाय 3। आर वेक्टर कितना आ गया? -1i + 4j + 1k डिवाइड बाय 3। मतलब अगर इसको मैं थोड़ा ढंग से लिखूं ताकि एनसीईआरटी से परफेक्टली आंसर मैच हो जाए, -1/3 आई कैप, 4/3 जे कैप, 1/3 के कैप। ये क्या है? ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर which divides PQ in 2:1। तो देख लो कितना इजीली सॉल्व कर लिया। जस्ट आपको ये डायग्राम पता होनी चाहिए और इंटरनली का कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब सेम वे से एक्सटर्नली को है जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये एक्सटर्नली की बात कर लेते हैं। OP वेक्टर है, OQ वेक्टर है। अब OR इसको डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली 2:1 में। अब देखो फिर से आपको बता देता हूँ, ये डायग्राम आप प्लीज़ अपने माइंड में रखना। ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अब क्योंकि P पहले है और Q बाद में है, तो ये जो पॉइंट है, मतलब देखो इसमें हम क्या करते हैं, R की P से रेशो, R की Q से रेशो। यहाँ पर क्या करते हैं, R की P से रेशो, R से Q की रेशो। तो यहाँ पर R से P की रेशो कितनी होगी? कितनी होगी? ये आप सभी को पता है 2। और ये कितनी होगी? 1। ठीक है। अगर यहाँ पर उल्टा दिया होता, अगर यहाँ पर ये उल्टा दिया होता कि Q से P जा रहे होते हम, यहाँ पर Q पहले होता P बाद में 2:1, तो ये मान लो P है, ये Q है, तो हम इधर की ओर जा रहे होते तो R पॉइंट हमारा इधर होता, तभी Q और R की रेशो 2 होती और इसकी रेशो 1। तो प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर R की P से रेशो 2 है, R की Q से रेशो कितनी है? 1। ये आपका फॉर्मूला है। देखो इस फॉर्मूले को कैसे याद रखते हैं, मैंने आपको बताया था, n को मल्टीप्लाई करते हैं उल्टी साइड, मतलब a से, ठीक है, m को पहले कर देते हैं m को b से। तो यहाँ पर कौन है? यहाँ पर कौन है? OR वेक्टर इज इक्वल टू R। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -i + j + k, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे उल्टी साइड, i + 2j - k। ठीक है, यहाँ पर कितना लिखेंगे? 2 - 1। तो R वेक्टर कितना आ गया? -2i + 2j + 2k, -i - 2j + k डिवाइड बाय 1। ठीक है। अब फिर से हम क्या करेंगे, i, j और k वाले, ये i वाले हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ये j वाले, फिर लास्ट में ये k वाले, इनको इकट्ठे कर लेते हैं। तो -2 - 1 ये i कैप है, प्लस j और -2, मतलब -2j, 2 और -2 j कैप, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 k कैप। नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। कितना आएगा? -3i 0j + 3k। तो R वेक्टर कितना आ गया फाइनल? उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, j को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R which divides PQ in 2:1
एक्सटर्नली। तो देख लो कितना इजीली सॉल्व कर लिया। जस्ट हमें डायग्राम क्लियर होनी चाहिए और हमारे जो बेसिक हैं कि एक्सटर्नल और इंटरनल कैसे डिवाइड करता है वो क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें अच्छे से क्लियर भी था और इस क्वेश्चन को हमने इजीली सॉल्व भी कर लिया और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो नेक्स्ट 16th क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स 2 3 4 एंड Q 4 1 -2। मतलब यहाँ पर जो मतलब कि जिस पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है वो मिड पॉइंट है। मतलब अगर ये P है ये Q है तो यहाँ पर कोई मिड पॉइंट होगा। आपको पता है ये OP वेक्टर है ये OQ वेक्टर है तो हमें बेसिकली यही फाइंड करना है। तो ये आपको पता है कि ये इसका स्पेशल केस है। इंटरनली जब हम किसी वेक्टर से किसी को मतलब कि किसी OR वेक्टर जब इसको PQ को हम डिवाइड करते हैं तो ये उसका स्पेशल केस है जब M और N की वैल्यू सेम होती है मतलब मिड पॉइंट होता है। तो ये उसका फॉर्मूला है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है। तो ऐसा करते हैं सबसे पहले जो इसकी डायग्राम है वैसे ही आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये इसकी डायग्राम है। ये जस्ट मैंने आपको इसलिए बना के दिखाई है, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बट मुझे कुछ छोटी छोटी बातें आपको एक्सप्लेन करनी होती हैं इसलिए आपको मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ। अब देखो आपको पता है कि जिस तरह से आपको याद होगा कंपोनेंट फॉर्म जो थी हमारी, हाँ जी, तो अगर कोई पॉइंट स्पेस में हो एक्स वाई जेड जिसके कोऑर्डिनेट्स हों तो उसकी कंपोनेंट फॉर्म क्या होती है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। अब सेम वे से जो पॉइंट है 2 3 4, ठीक है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कितना होगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक, सेम वे से इसका 4i प्लस 1j या अकेला j माइनस 2k। तो ये वैसे भी बहुत बड़ी बात तो नहीं है बट ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। बार बार बोल रहा हूँ आपको, मैं छोटी छोटी बातें बीच बीच में क्वेश्चन से बताता रहता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बताऊंगा क्योंकि पेपर में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है इन्हीं छोटी बातों के बीच में। ठीक है, अब आपको पता, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सिंस P पॉइंट कितना है 2 3 4, देयरफॉर OP वेक्टर कितना हो गया 2i प्लस 3j प्लस 4k। सेम वे से आल्सो Q पॉइंट कितना है हमारा 4 1 माइनस 2, तो OQ वेक्टर कितना है 4i प्लस j माइनस 2k। ठीक है, नाउ R इज मिड पॉइंट ऑफ PQ वेक्टर, देयरफॉर ये जो रेशो है देयरफॉर R डिवाइड्स PQ इन 1:1। अब यहाँ पर आपके सामने दो चॉइसेस हैं, या तो आपको ये फॉर्मूला सीधा डायरेक्टली याद हो ये वाला, ठीक है, a प्लस बी मतलब ये पोजीशन वेक्टर है ये इसका पोजीशन वेक्टर है, या आप वही मतलब कि आपको पता है 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इससे 2i प्लस 3j प्लस 4k से, प्लस अब इधर वाले 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 4i प्लस j माइनस 2k से, डिवाइड बाय 1 प्लस 1। ठीक है, तो कितना आ गया 2i प्लस 3j प्लस 4k, 4i प्लस j माइनस 2k डिवाइड बाय 2। तो 2i और i वाले इकट्ठे कर लो, j और j वाले इकट्ठे कर लो, लास्ट में 4 माइनस 2k वाले इकट्ठे कर लो। तो हमारे पास कितना आ गया आर वेक्टर 6i 4j प्लस 2k डिवाइड बाय 2। थोड़ा सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो 3i प्लस 2j प्लस k। ठीक है, तो ये 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर कितना आ गया, पोजीशन वेक्टर जिसका कितना है 3i प्लस 2j प्लस k।
ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर which is midpoint of वेक्टर पी क्यू। तो देख लो कितना इजीली सॉल्व कर लिया, जस्ट आपके बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की बात करते हैं। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी या विद पोजीशन वेक्टर्स ए 3i माइनस 4j माइनस 4k एंड बी 2i माइनस j प्लस k एंड सी i माइनस 3j माइनस 5 के रिस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से मतलब कि पढ़ रहे हो तो आपको बताया सेम एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 12। जस्ट पूछने का ढंग बदल गया बट सेम चीज़ पूछी गई है। वहाँ पर हमें बताया था कि कोई ए वेक्टर है, मतलब ऐसे दिया हुआ था, ए कुछ ऐसा दिया हुआ था, मान लो 2i माइनस जे प्लस के, और बी भी ऐसी फॉर्म में थी या सी भी ऐसी फॉर्म में ही था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि शो दैट पॉइंट्स ए बी सी हु विद पोजीशन वेक्टर्स। अब मान लो ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, वैसे तो ये जरूरी नहीं कि ये ट्रायंगल ऐसी ही बनेगी, मैं जस्ट वैसे ही बना के दिखा रहा हूँ आपको ए बी सी। अब ए का पोजीशन वेक्टर कितना होगा, यहाँ पर मान लो ओ है, तो ये ओ का ये पोजीशन वेक्टर कितना है 3i माइनस 4j माइनस 4k। सेम वे से ये पोजीशन वेक्टर कितना है 2i माइनस j प्लस k, और सेम वे से ये वाला पोजीशन वेक्टर कितना है i माइनस 3j माइनस 5k। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो पिछले क्वेश्चन में ना यहाँ पर सीधे पॉइंट्स गिवन थे, एग्जाम्पल में ठीक है, तो वहाँ से मैंने मतलब कि आपको पता है कि वो उसी फॉर्म में हमें गिवन था। अब बेसिकली ये पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो हम ए के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं 3 माइनस 4 माइनस 4, बी के भी लिख सकते हैं, सी के भी लिख सकते हैं। अब फिर आप सोचोगे सर इतनी कौन सी बड़ी बात बता दी, जो ठीक सी बात ही है। देखो कुछ क्वेश्चंस में ना आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है या वेक्टर की बात हो रही है। हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन भी आ जाए कि प्रूव करो कि ये जो वर्ड्स ये साइड्स हैं, ये तीन वेक्टर्स गिवन है, ए बी बी सी और सी ए, ये 3 वेक्टर्स गिवन है ऐसी ही फॉर्म में 2i माइनस जे प्लस के, 3i प्लस जे प्लस के, 4i माइनस जे प्लस के, कुछ ऐसी फॉर्म में गिवन है। तो ये प्रूव करो कि ये या चेक करो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली वेक्टर गिवन है, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, तो यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो इस बात में फ़र्क है। अब बहुत से बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इसको कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं ए के, इसको बी के, इसको सी के। तो प्लीज़ ऐसी गलती आप नहीं करोगे। गलती बताने का रीज़न यही रहता है कि जब हम किसी बात पर आपको टोक देता हूँ मैं पहले ही आपको, तो वो गलती आपसे नहीं होगी। आपको पता है कि सर ने यहाँ पर बताया था कि ऐसा हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्योंकि पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, तो मतलब यहाँ पर जो है ये हमें इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है ए बी और सी के। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल जो होती है उसमें 2 खूबियाँ होती हैं। एक तो कोई भी एक एंगल होता है वो 90 का होता है। अब अभी हमने एंगल वाला कंसेप्ट तो सीखा नहीं है वेक्टर के अंदर, तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस लगाएंगे। अगर किसी एक साइड का स्क्वायर दूसरी दोनों साइड्स के स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा तो मतलब पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर जाएगी, मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगी। तो यहाँ पर हम वही करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर ना हमें ए मतलब ओ ए वेक्टर्स दिए हुए, ये पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, अगर मैं सबसे पहले की जो हमारी वीडियो है उसकी बात करूं तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, ओ से लेके पी तक, मतलब पोजीशन देखनी हमने। ठीक है, तो ओ ए कितना दिया हुआ है 3i माइनस 4j माइनस 4k। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, मैं चाहता तो मैं सीधा निकल सकता था यहाँ से सीधा क्वेश्चन करके, बट ये मैं लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपको ये सभी बातों के बारे में पता हो कि यहाँ पर सर ने ये बताया था। अब बी वेक्टर कितना है, मतलब उसका पोजीशन वेक्टर। लिखने का रीज़न यही रहता है कि आप इन बातों को इग्नोर मत करो कि ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है, इनसे गलती हो सकती है।
तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी कितने हैं, 2 -1 1। अब सी वेक्टर मतलब ओ सी वेक्टर, तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, i -3j -5k। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं वो भी लिख लेते हैं, 1 -3 -5। तो अब हमें क्या करना है, आपको पता है। अब मान लो ये कोई ट्रायंगल है, ये मैंने वैसे ही बना दी है, ये सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है। तो ए और बी का हम वेक्टर निकाल लेंगे। आपको पता है वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो ए बी वेक्टर, आपको पता है इसका कंसेप्ट हम कैसे यूज़ करते हैं, x2 -x1, पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो 2 -3 i कैप प्लस -1 -4 j कैप 1 -4 k कैप। तो अगर ध्यान से लिखेंगे इसको, तो -i यहाँ -1 + 4 j कैप, यहाँ पर 1 + 4 k कैप। तो यहाँ पर कितना आएगा, -i + 3j + 5k। तो ए बी वेक्टर निकाल लिया, ठीक है। अब ऐसे ही आप बी सी निकाल लो, बी सी वेक्टर निकाल लो आप, ठीक है। तो बी सी वेक्टर कैसे होगा, सी माइनस बी। तो 1 -2 i कैप -3 -1 j कैप -5 -1 k कैप। बस आप माइनस प्लस में मिस्टेक मत करना। तो -1 i -3 + 1 j -6 k कैप। तो अब कितना आएगा, -i -2j -6k। सेम वे से थोड़ा सा यहाँ पर देखो ए बी वैक्टर फाइंड किया, यहाँ पर बी सी। अब सेम वे से आप कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हो, सी ए वेक्टर फाइंड कर लो, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, क्योंकि हमें लेंथ की बात करनी है। तो सी ए मतलब ए माइनस सी। तो 3 -1 i कैप -4 -3 j कैप -4 -5 k कैप। यहाँ पर कितना आएगा, 2i -4 + 3 j -4 + 5 k। तो सी ए वेक्टर कितना आ गया, 2i -j + k। अब वेक्टर्स तो हमें निकाल लिया, आपको पता है हमें पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करने में, मतलब हमें लेंथ चाहिए। तो मैं ए बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेता हूँ, i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो कितना आ गया, 1 + 9 + 25, ठीक है। तो ए बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया मेरे पास, 35। सेम वे से बी सी का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, 1 + 4 + 36। तो यहाँ पर कितना आ गया, √41, ठीक है। अब सी ए का रह गया, अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हमने ए बी और बी सी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, सी ए का निकाल लेते हैं। आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो 4 + 1 + 1। तो ध्यान से देखो ये √6 आ गया, और ये क्लियरली आंसर हमारा आ रहा है। अब देखो आपको पता है ए बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आप चेक कर लो, √35 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर,
√41 का स्क्वायर कितना आएगा 35 + 6 41 41 इज इक्वल टू 41। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो विच इज ट्रू। अगर ये ट्रू है देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम होल्ड्स। और अगर ये होल्ड करती है तो आपको पता है ABC क्या है वर्टिसेस ऑफ देयरफॉर ABC आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक और चीज़ बता सकता हूँ आपको पता है जैसे आपकी नॉलेज के लिए हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो कौन है BC। ठीक है, तो मतलब एक ही पॉइंट यहाँ पर रह गया A, तो मतलब A पर एंगल कितना होगा 90। कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका किस एंगल पर 90 एंगल बनेगा, तो आप बता सकते हो कि A पर 90 एंगल बनेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, दोनों है तो MCQ टाइप बट बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात जो आपका 19th क्वेश्चन है ना, अब उसकी एक्सप्लेनेशन में बहुत झूल झाल है, तो जब आएगी तब बताऊंगा। पहले ऐसा करते हैं क्वेश्चन 18th को सॉल्व करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 18th की बात करते हैं। आपको पता है MCQ टाइप क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे ना, उसमें भी ऐसा ही कुछ है कि कौन सी चीज़ ट्रू नहीं है बाकी कौन सी चीज़ इनकरेक्ट है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना मेरी बात को। पहली कंफ्यूजन तो ये है कि मेरी NCERT में यहाँ पर सेम स्टेटमेंट लिखी हुई है, B और C ऑप्शन सेम है। तो अगर किसी की बुक में है तो प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेना, सही स्टेटमेंट ये है। अब देखो यहाँ पर आपके दो कंसेप्ट यूज होंगे। पहला वेक्टर एडिशन का, जो मैंने आपको बेसिक सिखाया था। मैं आपको बोलता हूँ ना बेसिक कहीं ना कहीं काम जरूर आता है। तो हम A से लेके B तक गए, B से लेके C तक गए, तो यहाँ पर हम A से C पॉइंट तक पहुँच गए डायरेक्टली। यहाँ पर हम इस तरह से जा रहे हैं रेड में, यहाँ पर हम इस ब्लू कलर में जा रहे हैं। दोनों की डिस्प्लेसमेंट क्या सेम, मतलब यहाँ से AB + BC इज इक्वल टू AC। ठीक है, तो यहाँ पर यहीं से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दी डायग्राम। जो डायग्राम बनाई हुई है उन्होंने, मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने डायग्राम बनाई है AB फिर BC ये AC। फ्रॉम दी डायग्राम बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। A से B तक गया, B से C तक गया, और उधर डायरेक्टली मैं A से C तक चला गया, ये इक्वल है। ठीक है, इसको आप नंबर 1 दे दो। अब दूसरा जो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए वो ये वाला कि अगर मैं ऐसे लिखता हूं A से B वेक्टर, ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है। तो अगर इसको मैं उल्टा बना दूं, ठीक है, तो ये क्या डायरेक्शन हुई B से लेके A तक। मतलब ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के मैग्नीट्यूड तो सेम, बट ये एक दूसरे के नेगेटिव हैं, उल्टे हैं। आपको पता है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। मतलब AB और BAA में ये वाला रिलेशन है, ये वेक्टर इधर को हुआ, ये वेक्टर इधर को हुआ, मतलब इन दोनों में नेगेटिव का साइन है। तो प्लीज़ इस बात को आप याद रखोगे। तो अब देखते हैं जो हमारी फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब हमारी फर्स्ट ऑप्शन क्या कहती है A। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे यूजिंग 1 AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर। अब इसको इधर ले आते हैं, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस AC वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अभी भी ये सही तो नहीं लग रही। अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं, तो कैसे लिखूंगा, माइनस ऑफ ये वेक्टर। आपको पता है AC वेक्टर क्या होगा, माइनस ऑफ CA वेक्टर, जैसे उसका रिवर्स। तो वैसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब देखो हम यहां पर थे ना, एक्चुअली में ना ये सिचुएशंस हैं
कि अगर कुछ वेक्टर्स दिए गए हैं सिचुएशन में तो कौन कौन सी चीज़ें ट्रू या ट्रू नहीं हैं। तो मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इस पर मैं ट्रू पर इतना फोकस इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ना नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी। अब ये तो ट्रू हो गई, ये तो ट्रू है, तो देयरफॉर ये वाली जो सिचुएशन है ये ट्रू है। अब नेक्स्ट जो हमारी ऑप्शन है बी, उसकी बात करते हैं। तो इसमें भी यूजिंग वन, फिर से मैं जानबूझ के आपको फुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको पता है ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर। अब आपको पता है अगर इसको मैं इधर ले आऊँ, बाकी ऑप्शन आपके सामने है, तो ये तो ट्रू हो गई। आप देख सकते हो ऑप्शन बी यही है, ठीक है। तो ये तो ट्रू हो गई, दैट मीन्स ये भी ऑप्शन हमारी क्या है, ट्रू। अब नेक्स्ट ऑप्शन सी की बात करते हैं, ठीक है। अब फिर से यूजिंग वन ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर। तो अगर इसको मैं लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, ठीक है। बट आपकी जो ऑप्शन है वो ये है। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, ऐसे लिखने की कोशिश करता हूँ जिस तरह से मैंने फर्स्ट में लिखा था, माइनस सी ए वैक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो वैक्टर। तो इसको आप ऐसे लिख लेना कि ए सी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस सी ए। तो विच एम्प्लाइज ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो वैक्टर, ठीक है। बट आपको पता है, बट ऑप्शन सी एक्चुअल में क्या है, ऑप्शन सी एक्चुअल में ये है। तो ये क्या है, विच इज रॉन्ग, विच इज, यहां से लिख लो कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। देयरफॉर ये जो स्टेटमेंट है मैं यहां पर लिख देता हूं, ऑप्शन सी इज नॉट ट्रू। तो एक ऑप्शन तो हमें मिल गई। अब इसके मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं, तो वो भी लिखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ऑप्शन डी ट्रू है या फॉल्स। तो यूजिंग वन अगेन हम एक सिचुएशन से चलते हैं और देखते हैं कि उससे वो सिचुएशन बनती है या नहीं, ठीक है। तो ए बी, अगर मैं इसको उल्टा लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस सी बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लेना यूजिंग बी सी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस, जस्ट उल्टा ही लिखना है। तो विच एम्प्लाइज ए बी माइनस सी बी, मैं जस्ट सारा काम जो है वो ऑप्शन देख के ही कर रहा हूँ। अब मुझे पता है कि ए सी को मुझे इधर लाना है, तो विच एम्प्लाइज ए बी माइनस सी बी। अब इसको फिर से उल्टा लिख लेते हैं क्योंकि हमारी ऑप्शन में ऐसा लिखा गया है, ए सी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस सी ए वैक्टर। तो माइनस माइनस कितना होगा, प्लस। तो ये हमारी सिचुएशन भी ट्रू है, मतलब ये सिचुएशन भी हो सकती है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो अगर ये ट्रू है दैट मीन्स, क्योंकि उन्होंने देखो मैंने वो, अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये ट्रू नहीं है, मतलब उन्होंने पूछा क्या था, विच इज नॉट ट्रू। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। उन्होंने पूछा था कौन सी ऑप्शन सही नहीं है, ये ऑप्शन सही नहीं है, तो दिस इज द राइट आंसर। अब देखो आज की हमारी एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है। तो देखो, इफ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इनकरेक्ट। ध्यान से मेरी बात समझो, इनकरेक्ट पूछा गया है कि इन चारों में से कौन इनकरेक्ट है। जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि विच इज नॉट ट्रू, तो यहाँ पर विच इज इनकरेक्ट, तो कौन सी इनकरेक्ट है या कौन सी ट्रू नहीं है। अब ये हमें कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, हमें जस्ट इतना बताया गया कि ए और बी कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो कौन कौन सी सिचुएशंस में वो कोलिनियर हो सकते हैं और कौन सी सिचुएशन में वो कोलिनियर नहीं हो सकती, हमें ये पूछा गया। अब अगर मैं सच सच बताऊं आपको, मैंने ये क्वेश्चन जब कि इसको पढ़ा, ठीक है, तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया,
और मेरा आंसर आ गया। और बाद में ना मैंने उस आंसर को मैच किया तो पीछे मेरा एनसीईआरटी से आंसर मैच नहीं हो रहा। उसमें ऑप्शंस हैं बी सी डी आर इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। हो सकता है कि किसी की एनसीईआरटी में डिफरेंट हो, बट मेरी एनसीईआरटी में ये तीनों ऑप्शंस इनकरेक्ट है। जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि मेरा आंसर तो गलत हो गया, और फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ी सी रिसर्च की। तो बहुत से टीचर्स ने, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने बहुत से टीचर्स की एक्सप्लेनेशन देखी है इसके बारे में। तो जितनी भी एक्सप्लेनेशन मैंने देखी तो बहुत सी एक्सप्लेनेशंस में क्या हुआ था कि वो बी सी डी को ही इनकरेक्ट बोल रहे थे, या वो सी और डी को इनकरेक्ट बोल रहे थे, मगर डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लेनेशन थी सबकी। बट जो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं ही सही हूँ बाकी सभी गलत हैं, हो सकता है कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, बट एज पर माई नॉलेज जितनी, मतलब कि जितना बेस्ट सोच सकता हूँ, मैंने काफ़ी सोचा। मैं दोबारा से क्वेश्चन शूट कर रहा हूँ आपके लिए, सिर्फ यही क्वेश्चन। तो मुझे लगा कि ये जो मतलब कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, मेरे अकॉर्डिंग वही सही है। मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा, फिर आप उसको ध्यान से सोचना, और फिर आप मतलब कि अगर आपको लगता है कि सर आप गलत हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं आपका रिप्लाई भी कर पाऊँ, और जितने भी आप डाउट्स पूछते हो, ये नहीं मैं कभी सोचता कि मैं ही सही हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ। बट मुझे लगा कि देखो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करूँगा, जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में था, सिचुएशन थी। अब यहाँ पर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं, और आपको मैंने वैसे कोलिनियर वेक्टर्स का कंसेप्ट समझा दिया था पहले। पैरेलल वेक्टर्स और कोलिनियर वेक्टर्स मगर अगर ए इज इक्वल टू लैम्डा बी या बी इज इक्वल टू लैम्डा ए, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाने के लिए ना मैं कोलिनियर वेक्टर का कंसेप्ट जो है दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे ये हम 10.1 में डिस्कस कर चुके हैं। सिंस ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स देन फॉलोइंग केसेस कैन बी डिस्कस्ड। अब यहाँ पर ये दोनों कोलिनियर, आपको पता है इसको उठा के मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, मतलब ये कोलिनियर है, ठीक है। फ्री वेक्टर का कंसेप्ट यूज करके ये आप दोनों वेक्टर्स क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो ए और बी एक दूसरे के रिवर्स हैं, तो मैंने माइनस लगाया, बट ये भी इसको उठा के मैं यहाँ पर रख सकता हूँ या यहाँ पर, तो ये भी कोलिनियर है। अब यहाँ पर डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड उल्टा है, तो भी मैं इसको उठा के यहाँ पर रख सकता हूँ, ये भी क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स। तो इनको कंबाइन करके मैं ये लिख सकता हूँ ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, या बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर। तो ये सिचुएशंस हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कोई वेक्टर किसी का प्रोपोर्शनल होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्केलर की मल्टीप्लाई करके, तो वो वेक्टर्स क्या होते हैं, कोलिनियर। तो मतलब ऑप्शन ए जो है वो हमारी सही है। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि हम किसी भी वेक्टर को अगर किसी के दूसरे का मल्टीपल लिख सकते हैं, तो वो दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल, मतलब दोनों क्या होते हैं, कोलिनियर। तो ये सिचुएशन हमारी करेक्ट है। अगर आपको लगे कि कहीं पर मैं गलत हूं, प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आप सर यहाँ पर गलत एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं। अब देखो ये दूसरी सिचुएशन है, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। मान के चलो पहला केस है ए इज इक्वल टू प्लस बी, मतलब दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल है। ए इज इक्वल टू बी उन्होंने दिया, मैंने नहीं लिखा। ए इज इक्वल टू प्लस बी मतलब दोनों वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं, सेम डायरेक्शन, क्योंकि ये इक्वल वेक्टर्स हैं। अब यहाँ पर ए इज इक्वल टू माइनस बी, तो मतलब इसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी, तो यहाँ पर भी देखो, अगर a इज इक्वल टू माइनस बी है, मतलब जो a है वो b, मतलब जो b है वो a का रिवर्स है। b जो है, देखो अगर मैं कोई a वेक्टर लिखूं और मैं बोलूं कि माइनस ए लिख दो, तो आप माइनस ए ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मतलब ये इसका रिवर्स है। तो दोनों ही सिचुएशन में आप फ्री वेक्टर्स का कंसेप्ट सोचो, इसको उठा के यहाँ पर रख दो, कोलिनियर है, इसको उठा के यहाँ पर रख दो, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। मतलब इन बोथ सिचुएशन बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर बोथ आर कोलिनियर। तो मतलब ये सिचुएशन भी करेक्ट है। अब पीछे एनसीईआरटी में लिखा गया इनकरेक्ट है। देखो अगर ये लिखा होता ना कि अगर ए और बी कोलिनियर हैं, अगर सिर्फ यही बात हो, अगर यहां पर लिखा होता ना इफ एंड ऑन ए और बी कोलिनियर होंगे, अगर सिर्फ ये सिचुएशन होगी, तो ये इनकरेक्ट है। बट उन्होंने हमें क्या पूछा है कि ए और बी कोलिनियर है, कौन कौन सी सिचुएशन इनकरेक्ट है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सिचुएशन तो करेक्ट थी, ये सिचुएशन भी करेक्ट है। अब थर्ड सिचुएशन की बात करते हैं। अब देखो ये तीसरी सिचुएशन है, द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है, ये कैलकुलेशन बेस्ड ही है। अब ए वेक्टर मैंने कोई भी मान लिया, A1 A2 A3, ये B B1 B2
B3, आपको पता है ये कंपोनेंट फॉर्म है। अब क्योंकि दोनों वेक्टर्स हमें कोलिनियर गिवन है स्टेटमेंट में, सिंस A एंड B आर कोलिनियर, तो हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू लैम्डा ए, या आप A इज इक्वल टू लैम्डा बी, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने इसकी फॉर्म लिख ली, इसकी फॉर्म लिख ली, लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्योंकि दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट शुड बी सेम, तो बी आई के इक्वल होगा, जे के इक्वल, के इक्वल। तो यहां से मैंने ये वाली जो वैल्यू है वो निकाल ली। अब देखो आप समझ ही गए होगे, B1/A1 इज इक्वल टू लैम्डा, B2/A2 लैम्डा, B3/A3 लैम्डा, मतलब ये तीनों रेशियोज, मतलब B1/A1, B2/A2, B3/A3 इक्वल है, मतलब रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स B के और A के आर प्रपोर्शनल। बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी कंपोनेंट्स आर नॉट प्रपोर्शनल, देयरफॉर ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। इसके बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब लास्ट ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं। अब देखो ये नेक्स्ट और लास्ट सिचुएशन है, बोथ वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। अब ए और बी दोनों की डायरेक्शन सेम है, आपको पता है कि इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, बोथ वेक्टर्स ए एंड बी सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। बट अगर मैं इसको उठा के यहाँ पर रख दूँ या इसको उठा के यहाँ पर रख दूँ तो ये हमेशा क्या होंगे, कोलिनियर, मतलब ये सिचुएशन भी हमारी सही है। मुझे नहीं लगता कि इसमें इनकरेक्ट क्या है। वो हमें जस्ट सिचुएशन दे रहे हैं कि अगर ए और बी कोलिनियर हैं तो कौन कौन सी चीज़ें ट्रू हो सकती हैं या फॉल्स हो सकती हैं, करेक्ट हो सकती हैं या इनकरेक्ट हो सकती हैं। पहली क्या थी, बी इज इक्वल टू लैम्डा है, वो तो क्लियर है, वो तो कंडीशन है कोलिनियर होने के लिए। ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, वो सिचुएशन मैंने आपको बताई कि अगर सेम डायरेक्शन भी हो, अपोजिट डायरेक्शन भी हो, तो वो पैरेलल ही हैं, कोलिनियर ही हैं। अब प्रपोर्शनल वाला मैंने आपको बता दिया कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये इनकरेक्ट है, यहाँ पर भी मैंने आपको करके दिखा दिया। तो मतलब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि कौन सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो मतलब ऑप्शन सी ही इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो मेरे अकॉर्डिंग यह है, ये आंसर आएगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, आपकी बुक में मुझे पता नहीं है, बी सी डी इनकरेक्ट है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर आएगा। आप प्लीज़ चेक करना, और अगर आपको लगता है कि आप इससे कोई बेटर एक्सप्लेनेशन जानते हो तो प्लीज़ मुझे जरूर बताना। मुझे कभी भी ये नहीं होता कि मैं सिर्फ सही हूँ, बट हमें हमेशा जो मतलब कि वो होती है ना कॉन्ट्राडिक्शन, उसका वेलकम करना चाहिए कि अगर आपको कोई कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा क्यों कर रहा है। तो मैं हमेशा वो सुनने के लिए तैयार रहता हूँ कि अगर कुछ कमी पेशी है तो मुझे प्लीज़ जरूर बताओ। तो अब आज की वीडियो हमारी कंप्लीट है, हमने एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी। जैसा कि मैंने आपको बताया एक्सरसाइज बहुत ईजी है। नेक्स्ट हम मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।